हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन सीडीपी और हिंदी के, जिसमें गद्यांश पद्यांश होंगे। जिस तरीके से आपका एग्जाम में आता है, जो भी पैटर्न होता है एग्जाम का क्वेश्चंस का, वही पैटर्न यहाँ रहेगा। इसमें हम 60 क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 सब्जेक्ट की, सीडीपी और हिंदी। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। और पीडीएफ फाइल की अगर मैं बात करूँ तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां से भी पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। एक बार जूम कर लेती हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके सामने। धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता और पढ़ाने की उत्सुकता। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा धैर्यता की और दृढ़ता की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो बच्चे होंगे बहुत छोटे लेवल के होंगे। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको धैर्यता रखनी होगी, यानी धीरज रखना होगा, क्योंकि उन बच्चों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, तो उनकी हर एक ज़रूरत को आपको समझना होगा और धैर्य रखकर उनको अधिगम कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो कोई टीचर है या आप हो सकते हैं। तो लोकतांत्रिक स्वभाव वाले हैं कि बच्चे समूह में बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं एक साथ बैठकर, और कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ रहे हैं। तो कोई अध्यापक के, जो कोई बच्चा है उसके अभिभावक को ये चीज़ पसंद नहीं आती, उससे निपटने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट को देख लेते हैं। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। ये कोई बेहतर सॉल्यूशन नहीं होगा इस समस्या से निपटने का। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए, ये भी बेहतर नहीं होगा। और अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए, ये भी सही नहीं होगा। सबसे बेहतर ऑप्शन है ऑप्शन बी, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना, क्योंकि आपको बिलीव होगा तो वो आपके बच्चे के अकॉर्डिंग भी उनको एनवायरनमेंट दे सकते हैं, और ऐसा एनवायरनमेंट भी दे सकते हैं जिससे आपको संतुष्टि हो सके। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं की बात हो रही है। जब मैंने यहाँ पर आपको टैग वर्ड्स बताए थे या ट्रिक बताई थी सीटेट की सॉल्व करने की पेडागोजी को, तो मैंने आपको बताया था कि जब वस्तुओं और घटनाओं की बात होगी तो बच्चा कौन सी अवस्था में होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि घटनाएं और वस्तुएं जो होंगी उनको वो देख सकेगा, और देखने की स्थिति में जब होगा तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। जो मूर्त चीज़ें हैं जिनको वो देख सकता है उनके बारे में तार्किक चिंतन करने लगेगा। लेकिन औपचारिक अवस्था में क्या होगा, अमूर्त चीज़ों के बारे में तार्किक चिंतन करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा क्यूरियस रहता है, जिज्ञासु रहता है, और इस अवस्था में यानी 2 से 7 वर्ष की एज ये होती है, इसको टॉय एज भी मानते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था, ये इसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है, यानी कि बच्चा जो कोई वस्तु को आप छुपा लेंगे तो उसको ये पता रहता है कि वस्तु यहीं पर है, और ये आता कब है, 18 से 24 महीने, यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था जो है इसके लास्ट में ये गुण आता है। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, आंसर होगा इसका, मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस लास्ट टाइम है, आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो आप इसको टेस्ट की तरह ले सकते हैं कि ये आपका टेस्ट चल रहा है, क्योंकि तैयारी तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, अब बस टेस्ट की बात है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। जो मन का मानचित्रण है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से लगाया जाता है। अगला 5th नंबर क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन हैं, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। नेक्स्ट ऑप्शन होगा,
कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, और अगला है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका। प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी सीखने संबंधी यानी लर्निंग संबंधी जो समस्याएं, उनको सबसे बेहतर तरीके से आप कैसे संबोधित करेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सबसे बेहतर हो रहेगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। जो बच्चे की क्षमताएं हैं यानी कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे की योग्यता क्या है, उसके अकॉर्डिंग, उसका लेवल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का आप प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शंस हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए परीक्षार्थियों की कोचिंग करना, या फिर अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। जो अंतर्निहित प्रतिभाएं हैं, शक्तियां हैं, उनको बच्चा बाहर ला सके, प्रकट कर सके, ऐसे आपको अवसर उनको देने हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। मैंने आपको अभी बताया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो कि 12 से ऊपर है। और संवेदी प्रेरक, जिसमें बच्चा इंद्रियों के थ्रू सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चे में जो इरिवर्सिबिलिटी होती है यानी कि अपलटावी गुण होता है। बच्चा जैसे 2 + 3 बराबर आपने 5 लिख दिया, तो अगर आप उससे फिर से 2 लाने के लिए कहेंगे तो वो नहीं ला पाएगा। संरक्षण का अभाव रहता है इस अवस्था में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा घटनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है और यहाँ पर बच्चे में संरक्षण भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सबसे बेहतर आपको पढ़ते ही ऑप्शन पता लग गया होगा, ऑप्शन डी सही होगा। जो वास्तविक दुनिया है बच्चे की, वास्तविक दुनिया से आपको एग्जाम्पल्स लेके आने क्लास के अंदर, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा, उनसे इंटरेक्शन करके। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में भी इंटरेक्शन बेहतर तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो सीखना एक व्यापक है, ये सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी है, ये भी सही है। और अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, ये भी सही है। शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही ऐसा स्थान नहीं है जहाँ बच्चा अधिगम करता है, लर्निंग करता है, बल्कि बच्चा कहीं से भी सीख सकता है और हम भी कहीं से भी सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। सीखने के लिए जरूरी नहीं है कोई शैक्षिक संस्थान ही हो। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। दृष्टिबाधित कोई बच्चा है जो देखने में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे बच्चे के साथ में क्या करना चाहिए। ऐसे बच्चे के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। या फिर आगे थर्ड ऑप्शन है, ऐसे विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या फिर ऐसे विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन यहाँ बी सही होगा, क्योंकि बाकी के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिससे बच्चे में किसी की वजह से हीन भावना आ जाएगी। जैसे विशेष व्यवहार अगर उसके साथ किया जाएगा तो वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा, जबकि उसे अगर सामान्य रूप से उसके साथ व्यवहार करेंगे और श्रव्य सामग्री, क्योंकि वो दृष्टिबाधित देख नहीं सकता, तो श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से वो सुन करके लर्निंग कर सकता है, ठीक है। और आप अगर उसकी सहायता करेंगे हर काम में, माता पिता मित्र, तब भी उसे ये फील होगा कि वो देख नहीं सकता, लेकिन उसके साथ अगर सामान्य व्यवहार करेंगे तो वो कहीं तक इन चीज़ों से बच सकेगा। आगे है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है।
नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, या फिर सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं सामाजिक मनोवैज्ञानिक, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, क्योंकि शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं ना, उसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से कोई मतलब होता ही नहीं है। ये एक ऐसी प्रोसेस है या इसे साइंस का एक पार्ट कह सकते हैं, लेकिन सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से इसका कोई संबंध नहीं है। आगे है क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास की बात होगी तो आप हमेशा विद्यालय और कक्षा का वातावरण लगाएंगे, कक्षा वातावरण या कक्षा पर्यावरण। और जब यहाँ पर संज्ञानात्मक की जगह समाजीकरण की बात होगी कि कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे का समाजीकरण सबसे बेहतर तरीके से होगा, तो आप खेल का मैदान लगाएंगे। दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो किसको मानेंगे एक बेहतर अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक? तो आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। जो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने की प्रक्रिया है वो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक मानी जाती है, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर जितने ज़्यादा विद्यार्थी क्वेश्चन पूछेंगे इसका मतलब है कि आप बच्चों को मोटिवेट कर करके शिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई खौफ कोई डर नहीं है, वो आपके अधिगम शैली से मोटिवेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण जो नहीं है वो बताना है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो आपको आंसर पता लग गया होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किसी भी चीज़ को रट्टा लगाना, रट्टाफिकेशन जो है, ये किसी बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगर कोई बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को रट लेता है इसका मतलब ये नहीं है कि वह बुद्धिमान है, जबकि कोई अमूर्त रूप से सोचता है तो बुद्धिमान कहेंगे। या फिर कोई नया परिवेश है, कहीं नई जगह गए और वहाँ पर जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने समायोजन कर लिया, तो आप बुद्धिमान की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और उचित प्रभावपूर्ण तरीके से अगर आप संप्रेषण कर पाते हैं, किसी सामने वाले से बेहतर तरीके से अगर आप वार्तालाप कर पाते हैं, तब भी आप बुद्धिमान माने जाएंगे, क्योंकि सामने वाले के जो सोचने की हैबिट है या फिर वो क्या सोच रहा है, किस तरीके का व्यक्ति है, उसको अगर आप समझ पाते हैं और उससे उसी के वे में बात करने का अगर आपके पास ढंग है, तो आप बुद्धिमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये बात कही है जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और दुनिया के बारे में अपनी समझ का स्वयं सृजन करता है। अगला क्वेश्चन, कृति का अक्षर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, और बाकी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यदि कोई बच्चा है और वह क्लास में बहुत बात करता है, यानी विद्यालय में कंप्लीट बातें करता है, खूब अच्छे से चर्चा करता है, लेकिन वही बच्चा घर पर शांत रहता है। ऐसे मेरे पास भी हैं कई बच्चे जो मेरे पास ट्यूशन लेने आते हैं, वो बच्चे मेरे पास में खूब अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अपने घर पे शांत रहते हैं, या फिर कभी उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं ट्यूशन टाइम में, तो भी वो बच्चे शांत हो जाते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने पिताजी को देखकर। तो ऐसा होता क्यों है? तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा ये होगा, कहीं पर भी आप किसी भी बच्चे की बात हो, आप सीधा आंसर लगाएंगे कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्योंकि जो बच्चा कुछ भी कह रहा है ना, हम उसकी बात को अगर शांति से सुनेंगे, फिर उसके लिए एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया देंगे, उसके विचारों को मान्यता देकर कि कहना क्या चाह रहा है, उसकी कंप्लीट बात को अगर हम सुनेंगे ना, तो बच्चा हमारे सामने अपने विचारों को व्यक्त करने में बिल्कुल डरेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है ना, हमसे कह रहा है, उस टाइम हमें उसको टोकना नहीं है, सुनना है उसकी बात को कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो बच्चे को हम जितना समझेंगे, जितनी ज़्यादा मान्यता देंगे उसके विचारों को, वो उतना ही हमारे सामने खुला महसूस कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? यानी कि एक शिक्षक है, उसको अपने विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं ना, एबिलिटी हैं, बच्चे की जो योग्यताएं हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा क्या कहता है? तो राइट आंसर होगा, ऐसा शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि जो बच्चा है उसकी आपको रुचि, उसकी क्षमता, उसकी आवश्यकताओं को समझना है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शंस हैं, पिछले सीखे हुए को नए उद्गम से अलग करती है, या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, या फिर शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, या शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, शिक्षार्थियों के शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या जो है वो शब्दावली की डैश ओर संकेत करती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? एक बार ऑप्शन देखिए आप, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो पाठ्यचर्या शब्द का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, तो पाठ्यचर्या शब्द का मतलब होता है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बच्चे स्कूल आते हैं तब से और जाते हैं तब तक का पर डे का उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका पर डे का जो अनुभव है, वही पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या का मतलब सिर्फ हम किताबी ज्ञान से नहीं लगाएंगे, बल्कि बच्चा जो भी अनुभव करेगा विद्यालय के अंदर, वो सभी पाठ्यचर्या है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं का मतलब प्राइमरी लेवल पर जो खेल पद्धति है ना, वो किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट है, मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 60 क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? कोई स्टूडेंट है, उसके साथ में पहले कोई घटना घटित हुई, तो नेक्स्ट टाइम उसके साथ कुछ मिलती जुलती सेम सी घटना घटित हुई, तो वो जो पिछली बार जिस घटना से निपटने के लिए, यानी पिछली जो समस्या थी उसको निपटने के लिए उसने जो रास्ता अपनाया था, उसी को यहाँ पर फॉलो कर रहा है बच्चा। नई जो स्थिति है उसके प्रति अनुक्रिया सेम कर रहा है, मतलब उसी के बेस पर कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सीखने का सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम होता है सीखने का जिसमें बच्चा पूर्व में घटित हुई कोई घटना, जो पूर्व में कोई घटना घटित हो जाती है अतीत में, उसी घटना के समान परिस्थिति वाली दूसरी घटना पर भी वह उसी को अप्लाई करने का प्रयास करता है, उसी को अप्लाई करता है, उसी के बेस पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन क्या नहीं है यहाँ पर? दूसरों के साथ में झगड़ना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि आपसे यही पूछा है, जो नहीं है वही पूछा है। तो दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण नहीं है। आगे है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ऑप्शन पढ़िए एक बार। आंसर यहाँ पर होगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, या शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर ये ऑप्शन आपको दिख जाता है कहीं पर भी, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। नेक्स्ट है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा यहाँ पर शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आकलन जो है उपयोगी और रोचक बन सके। आकलन उपयोगी और रोचक कैसे बनेगा? ताकि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके हैं, उनका आप प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया संबंधित है, सभी को पता होगा, पठन विकार से। डिसलेक्सिया की बात होगी तो पठन विकार होगा। गणितीय विकार की अगर बात होगी, गणना संबंधी विकार की बात होगी, तो डिसकैलकुलिया होगा। डिसग्राफिया की क्या मतलब है? डिसग्राफिया होगा लेखन संबंधी विकार से, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया जो किसी कार्य को यानी गतिक कौशल करने में दिक्कत अगर आपको हो रही है, तो वहाँ पर डिस्प्रैक्सिया होगा, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए।
ऑप्शन हैं अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, यानी रिएक्टिव अगर पेरेंट्स रहेंगे तो बच्चा अपने आप एक्टिव रहेगा, इसलिए अग्रोन्मुखी भूमिका पेरेंट्स को निभानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब है निरंतर चलने वाला है। विकास कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत फॉलो करती है। नेक्स्ट है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की अगर बात आती है तो हमेशा गेस्टल्टवादी होंगे, और अगर गेस्टल्टवादी की जगह यहाँ पर आपको क्या दिख जाए, कोहलर अगर आपको ऑप्शन में दिख जाता है, एक सेकंड, अगर आपको ऑप्शन में क्या दिख जाता है, ऑप्शन में दिख जाता है अगर आपको कोहलर, क्या दिख जाएगा, कोहलर। अगर कोहलर दिखता है तो कोहलर भी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सीखने का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ना, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये कोहलर ने दिया था, और कोहलर ने एक वनमानुष पर प्रयोग किया था, और जिस वनमानुष का नाम था सुल्तान। इन्होंने क्या किया था, एक रूम में सुल्तान को बंद कर दिया था, यानी वनमानुष को, और उसमें कई बॉक्स भी रख दिए थे, या बक्से कह सकते हैं आप, और उसमें कई डंडे भी रख दिए थे। ये देखना ये चाह रहे थे कि जो भी समस्या है इसको पूरी तरीके से अगर इसको दिखा दिया जाए चिंपैंजी को, तो ये किस तरीके से इससे निपटेगा, इसको सूझ आती है या नहीं। ऊपर केले लटका दिए थे तो चिंपैंजी ने देखा कि केले लटके हुए, इसने केलों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसके हाथ नहीं आए, तो इसने दिमाग लगाया यार कि मैं एक डंडे को अगर उठा लेता हूँ तो ये मेरे हाथ आ जाएंगे, लेकिन डंडे से जब इसने उठाकर देखा तब भी केले हाथ नहीं आए, तो इसने सोचा ये बॉक्स रखे हैं, आइडिया आया इसके अंदर, यानी सूझ आई इसके अंदर, क्या आई, सूझ, अचानक से आइडिया आना, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता। फिर इसने बॉक्स को रखा और केले तोड़ लिए डंडे से। फिर नेक्स्ट टाइम क्या देखा, कोहलर ने गेट को खोल के देखा कि भाई ये इस तरीके से ले रहा है, ठीक है। फिर दोबारा से कोहलर ने क्या किया, इन केलों को थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। केले जो थे रूम में, इनको पहले नीचे थे लेकिन उनको थोड़ा सा और ऊपर कर दिया यहाँ। अब चिंपैंजी ने देखा कि एक डंडे से अगर तोड़ने की कोशिश कर रहा है बॉक्स पे चढ़ के तो नहीं तोड़ पा रहा है, तो इसने क्या किया चिंपैंजी ने कि दूसरा बॉक्स रखा बॉक्स के ऊपर, तब भी केले हाथ नहीं आए। तो चिंपैंजी ने दिमाग लगाया, भाई साहब डंडे में दूसरा डंडा जोड़ लो तब ये हाथ आएंगे, तो फिर वो हाथ आ गए। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया कि जो सूझ है ना, अगर हम समस्या को, और ये होलिस्टिक की बात करते हैं, होलिस्टिक भी यानी कि पूर्ण आकृति की समस्या जो है, अगर आप पूरी तरह, अगर मान लो कि रूम में बॉक्स और डंडे नहीं होते तो क्या चिंपैंजी केले खा पाता, नहीं खा पाता। तो ये कहते हैं गेस्टल्टवादी यानी कोहलर कि अगर समस्या को हम पूरी तरह दिखाएं, पूरी तरह सामने रखें, तो उसके लिए सूझ जरूर आ जाती है, जैसे कि इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य की बात जब होगी तो हमेशा किशोरावस्था होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, किशोरावस्था यानी एडोलसेंस में बच्चा अपना जो समूह है, अपना पीयर ग्रुप जो उसका सक्रिय एक्टिव सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है 30, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है पियाजे ने, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड सही हो जाता है। कोहलबर्ग की अगर बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है। स्किनर की बात करें तो इन्होंने RS थ्योरी दी है, और एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। अगर सिर्फ सामाजिक सिद्धांत की बात होगी सामाजिक की तो अल्बर्ट बंडूरा होंगे, और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत SCL की बात होगी तो क्या होंगे, लेव वाइगोत्स्की होंगे, और 4 अवस्थाओं की अगर बात होगी तो जीन पियाजे, और मनोसामाजिक विकास दिया एरिक्सन ने। अब बात करेंगे हम हिंदी की, तो हिंदी के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन पहला है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक अगर भाषाओं का प्रयोग हो रहा है तो क्या होगा, ये संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको भाषा सिखाते समय आप क्या करेंगे एक शिक्षक के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन को आप खुद से पढ़ेंगे, अगर वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, या फिर आप ऐसे ही भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आपका ये फास्ट आंसर करने का टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। तो अधिक से अधिक मौखिक भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे तो दृष्टिबाधित बच्चा जो है वो भाषा को सीख लेगा, अच्छे से अधिगम कर लेगा।
क्योंकि अगर वो देख नहीं सकता तो चीज़ों को सुन तो सकता है अगर आप मौखिक भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में प्राइमरी लेवल पर ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, ऐसी पाठ्य पुस्तकों का आपको प्रयोग करना जिनमें अलग अलग छटाएं हों और बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों, जो बच्चे का डेली का दैनिक जीवन है उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो बच्चे के भाषिक क्षमता के आकलन करने के लिए यहाँ चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर होगा ऑप्शन ए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखी। यहाँ पर प्रयोग करने की बात हुई है कि बच्चों को जो भाषा है ना, कौशल जो सिखाए जा रहे हैं उनका प्रयोग भी कर रहा है बच्चा। बाकी में परिभाषा लिखने की बात हो रही है, किसी में परिभाषित करने की बात हो रही है, किसी में 2 उदाहरण की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर भाषा का पूरा प्रयोग करने के लिए संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, उनका पूरा प्रयोग करके एक आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। क्रिएटिविटी को यहाँ पर आपके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसके लिए, उसके विकास के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होगा। सबसे कम प्रभावी तरीका होगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। जबकि अनुभवों का वर्णन करना ये तो प्रभावी है, बातचीत करना भी प्रभावी है, संवाद अदायगी भी प्रभावी है, लेकिन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास ये कम प्रभावी रहेगा यहाँ पर, सबसे लीस्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। नहीं पूछा, और जहाँ कंठस्थ करने की बात होगी ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन के ऑप्शन देखते आपको आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है समृद्ध भाषिक परिवेश। ऑप्शन डी सही होगा। जो भाषिक परिवेश अगर आपको बच्चे को अच्छे तरीके से मिलेगा, जैसे ही बच्चा है, परिवेश का मतलब है उसके चारों तरफ का वातावरण, अगर भाषा परिवेश उसको बेहतर मिलता है, समृद्ध मिलता है, तो उसका भाषा विकास बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सीखने की क्षमता का आकलन, इस पर सबसे ज़्यादा बल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। सबसे कम आप किसको महत्व देंगे बहुभाषिक कक्षा में। तो विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य इसको महत्व देंगे। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री और कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता भी सही है। लेकिन बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इस पर आप कम बल देंगे, इसको कम महत्व देंगे। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु होगा पाठों की संख्या। पाठों की संख्या से क्या लेना देना है। जबकि अभ्यासों में वैविध्यता, विषय वस्तु में वैविध्यता या भाषा की विभिन्न छटाएं, ये सभी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आपसे यही पूछा नेगेटिव, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण है पाठों की संख्या। 41 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से सीधा मैंने ट्रिक में आपको बताया था, जब टैग वर्ड्स बताए थे कि बहुभाषिकता आते ही संसाधन वर्ड आपको ढूंढना, अगर पॉजिटिव है आपका तो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करेगी बहुभाषिकता। ये यहाँ पर अवरोध का काम नहीं करेगी बल्कि संसाधन का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, भाषा विद्यालय में सीखी जाती है, ये एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। अब देखिए यहाँ पर आप सही ऑप्शन को कैसे निकालेंगे, आंसर का पता कैसे करेंगे। यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, जो ही शब्द है ना ये गलत है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है तब तक ठीक था, लेकिन सदैव शब्द जुड़ते ही ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, तो ही शब्द लगते ही गलत हो गया, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ में आते हैं, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही होगा। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं
और अगला ऑप्शन देखेंगे, कोरी स्लेट होते हैं, बच्चे विद्यालय आने से पहले कोरी स्लेट होते हैं। ये चीज़ अब इतना मानी नहीं जाती। पहले इसको जॉन लॉक ने इसको महत्व दिया, लेकिन सभी लोगों ने इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तो ये इतना बेहतर ऑप्शन नहीं है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, ये कहना गलत होगा। भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये भी गलत होगा। यहाँ ऑप्शन ए ही सही होगा। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। जो उनकी खुद की भाषा होती है, जो भी मातृभाषा हो, उसकी नियमबद्ध व्यवस्था के साथ में, व्यवहार कुशलता के साथ में विद्यालय में आते हैं। अगला है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, क्योंकि इसके चारों ही ऑप्शन कुछ पॉजिटिव हैं। तो आप लोगों के आंसर क्या हैं, इसके बारे में क्या राय है, अपने आंसर करिएगा 44 नंबर क्वेश्चन में। क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन जो है, किसी एक ऑप्शन में यहाँ गड़बड़ की है। जैसे भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है की जगह नहीं होता है, ये होना चाहिए था, तब ऑप्शन बी यहाँ पर होता। ठीक है, तो क्योंकि चारों ही ऑप्शन सही हैं, आप पढ़ के देखेंगे। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं, ये बात सही है, क्योंकि भाषा अर्जन जो होती है मातृभाषा पर बेस्ड होती है। ठीक है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये बात सत्य है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये बात सही है। भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होगा, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा को ईजिली सीख लेता है, यानी सहज तरीके से एक्वायर कर लेता है, जबकि भाषा अधिगम जो होगा वो प्रयासपूर्ण होगा। अगर ये ऑप्शन गलत किया जाए तो ये भी गलत होगा, ध्यान रखना, क्योंकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है ये कह रहा है, और भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है यहाँ ये भी ये दोनों ऑप्शन में यही बात कही गई है। ठीक है, और सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ये बात भी सही है। तो यहाँ चारों ऑप्शन ही सही हैं, मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो इसका आंसर यहाँ अगर भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण नहीं होता है, ये होगा, तब ऑप्शन बी होगा। ठीक, बाकी के चारों ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाक्य भी ही बोल सकती है, या लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो देखो, उसने कोई भी गलत यूज नहीं किया, उसने कहा मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई हूँ। तो मंदिरा जो है वह लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना बेहतर तरीके से जानती है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम 46 नंबर क्वेश्चन पर। इससे पहले आप ये कविता देख सकते हैं, इसको पढ़ के आपको आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ लेंगे। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी के मैं क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ इसके। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, आपका कम टाइम लगे, इसलिए। तो क्वेश्चन है 46 नंबर, हरा भरा जीवन का अर्थ है। तो हरे भरे जीवन से अर्थ होता है यहाँ पर इस कविता के माध्यम से खुशियों से परिपूर्ण जीवन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। बाहर लेकर कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जो हमारी समस्त प्राकृतिक उपादान हैं, यानी कि हमारा समस्त एनवायरनमेंट है, वो सभी चीज़ें हमारे लिए बाहर लेकर आती हैं। जैसे नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सभी हमारे लिए बाहर लेकर आते हैं, जीव जंतु पक्षी। अगला क्वेश्चन, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। तो कवि ने सृष्टि का उपहार किसको कहा है, यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। बहुत ही इजी है ये कविता, ध्यान रखेंगे, प्रकृति के बारे में है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि, कवि क्या संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। यहाँ लास्ट में कहा भी है कवि ने, आप देख सकते हैं, ये रहा, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब है बेकार, यानी पर्यावरण संरक्षण की बात इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला है, अनुपम से अभिप्राय है। अनुपम से क्या अभिप्राय है, जिसकी उपमा ना की जा सके उसको अनुपम कहते हैं। अब यहाँ पर ये आपके लिए
गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको आंसर देने हैं जो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार नीचे से भी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ये जो आपका गद्यांश है ये इस बारे में है कि यहाँ पर 3 तरीके के बच्चों की बात की गई है। एक वो बच्चे जो दुकान पर रहते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और एक वो बच्चे जो दुकान पर रहते हैं स्कूल नहीं जाते, और एक वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते केवल दुकान पर रहते हैं। 3 तरह के बच्चों की यहाँ पर चर्चा की गई है इस गद्यांश में। तो इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस हैं, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड सही होगा, गणित से जुड़ा हुआ ये अध्ययन है। आगे है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। तो मौखिक गणना का प्रयोग ज़्यादा कौन से बच्चे करेंगे, वे बच्चे जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते। ये गलत होगा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जी नहीं। जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं ना स्कूल जाते हैं, ये भी नहीं होगा। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, ये भी नहीं होगा। जो बच्चे दुकानदारी करते हैं। तो मौखिक गणना का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन से बच्चों ने किया, जो बच्चे दुकानदारी करते हैं। आगे है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि, अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि एक बच्चा अगर दुकान पर बैठ रहा है ना, कोई बच्चा, और एक भी दिन विद्यालय नहीं गया, तब भी वह बहुत सारी चीज़ों में दक्ष हो जाता है। यानी रोज़मर्रा के जीवन में जो काम आएंगे ना, उन चीज़ों में खुद से खुद ही अपने आप ही दक्षता हासिल कर लेता है। ये जीन पियाजे ने भी कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। अगर उसको वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए, एक्टिव छोड़ दिया जाए, तो बच्चा खुद ही अपने ज्ञान का सृजन कर लेता है। आगे है अगला क्वेश्चन 55 नंबर, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि। दुकान पर जो बच्चे रहते हैं वो गलती नहीं करते कोई भी हिसाब लगाने में। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। जो काम है भाई, मान लीजिए किसी ने 100 रुपये दिए और कह दिया कि 90 रुपये का सामान दे दो, तो मान लीजिए 90 रुपये का सामान देकर भी आपने 50 रुपये वापस कर दिए, यानी गलत हिसाब लगा दिए, गलती कर दी। तो इसका असर किस पे पड़ेगा, उनके काम पर पड़ेगा। तो ये गलती करने में प्राय दूर रहते हैं गलतियों से, यानी गलती कम करते हैं, कम चांसेस रहते हैं जो बच्चे दुकान पर रहते हैं, क्योंकि उनके काम पर इसका इफेक्ट पड़ता है। आगे है, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर, जो दक्षता हमारे जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है, खराब अच्छा होता रहता है, कभी खराब कभी अच्छा होता रहता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है, ज्ञान को बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, एक प्रत्यय का उदाहरण है। तो देखिए, चूंकि होगा नहीं, संकुचित भी नहीं होगा, सीमित भी नहीं होगा, जबकि सांस्कृतिक जो है ये संस्कृति प्लस एक। आगे है, मन गणित का अर्थ है। मन गणित का अर्थ होता है मन ही मन हिसाब लगाना। जैसे दुकानदार कोई बच्चा होगा वो मन ही मन हिसाब लगा लेगा, उसको कहेंगे मन गणित। लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर सही होगा डी, अध्ययन किया गया। यहाँ पर अध्ययन किया, तो अध्ययन किया एक क्रिया हो गई और गया दूसरी क्रिया हो गई, तो अध्ययन किया गया यहाँ पर संयुक्त क्रिया का ये उदाहरण है। तो इस वीडियो में बस हम 60 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन थे आपके CDP के और 30 हिंदी के थे। जिस तरीके से आपका एग्जाम आता है उसी पैटर्न में मैंने डिस्कस किया। तो अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।